नमस्कार दोस्तों, आज है 19 मई 2020 और 19 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 18 मई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है थीम को याद रखना भी, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो इस बार की थीम थी म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। याद रखिएगा, म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया था 1983 में। ठीक है, और उद्देश्य अगर देखें कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना इस दिन का विशेष महत्व है और एक विशेष उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम को आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्राई जंक्शन पर है ये राज्य। बहुत ही छोटा सा राज्य है, लेकिन क्योंकि ट्राई जंक्शन पर है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो किस दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है सिक्किम का? 16 मई के दिन, और 2020 में 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर सिक्किम की बात करें कि सिक्किम हमारे देश का राज्य कब बना, एक पूर्ण राज्य का दर्जा, तो 1945 में भारत में शामिल हुआ सिक्किम पूरी तरह से, और हमारा 22वां राज्य बना था 1975 में। इस वर्ष यानी 2020 में सिक्किम ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया, जो कि हम देख चुके हैं। और कौन से संशोधन के द्वारा 1975 में ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था जिसके द्वारा भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना सिक्किम? तो वो संशोधन याद रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिक्किम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल इस समय गंगा प्रसाद। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे मैं बता चुकी हूँ 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल, चीन और भूटान के साथ। और राष्ट्रीय सीमा एक राज्य के साथ सिर्फ लगती है, वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो आप यहाँ पिक्चर पर ही देख सकते हैं किस दिन मनाया जाता है, 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को। डिटेल में देखें तो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन के पहले सफल लेज़र ऑपरेशन की सालगिरह के उपलक्ष्य में 16 मई को ये मनाया जाता है। यानी कि 16 मई के दिन ही सफल लेज़र ऑपरेशन किया गया था थियोडोर मेमन के द्वारा। तो उसी दिन की याद में हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। पहला सफल लेज़र ऑपरेशन थियोडोर मेमन के द्वारा 16 मई 1960 में किया गया था। और पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हमने कब मनाया था? देखिए, किया गया था 1960 में, लेकिन हमने मनाना शुरू किया 2018 में। ठीक है, 2018 में पहली बार मनाया गया और उसके बाद से हम हर साल इसको मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डैरेन तांग। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात हुई है तो एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, एक फैक्ट, कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये 26 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के बारे में डिटेल देखें तो डैरेन तांग 1 अक्टूबर 2020 से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के महानिदेशक का पद संभालेंगे। जो आपको क्वेश्चन में बाकी के ऑप्शन देखने को मिले थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। रोबर्टो अजेवेडो, ये वर्तमान में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख हैं। टेड्रोस एधनॉम, ये वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख हैं। और एंटोनियो गुटेरेस, ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के महासचिव हैं। और बात हुई है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और महानिदेशक इस समय फ्रांसिस गुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। डिटेल देखें तो दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया है। इस उपकरण को कोविड-19 से फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है।
ये उपकरण से क्या फ़ायदा होने वाला है कि पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में ये सक्षम बनाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, सोहराई खोवर पेंटिंग ये बिलोंग करती है झारखंड से और अभी हाल ही में इसे ही भौगोलिक संकेतक या फिर GI टैग प्राप्त हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और इसके साथ ही तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है। ठीक है, दो चीज़ों को दिया गया, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और साथ ही तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी। सोहराई खोवर पेंटिंग की बात करें तो ये झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए या तो फसल के मौसम के दौरान या फिर शादी के समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं के द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो आपको सामने दिख रही है इसी को कहा जाता है सोहराई खोवर पेंटिंग। ठीक है, तो कहाँ की फेमस पेंटिंग है? झारखंड की, और झारखंड में भी मुख्य रूप से हजारीबाग जिले की। तेलिया रुमाल की बात करते हैं तो इसे सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 विशेष रंगों, कौन कौन से रंग हैं? लाल, काले और सफ़ेद। इनमें विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन और रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसुधा मिश्रा को। वसुधा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग की नई सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और इनके साथ ही और भी बहुत सी नियुक्तियां हुई हैं। उनमें से एक है IAS मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें वसुधा मिश्रा की तो अभी तक ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अवर सचिव और अवस्थापना अधिकारी के पद पर नियुक्त थी और अब इनके स्थान पर कार्तिकेथला श्रीनिवास को नियुक्त कर दिया गया है और वसुधा मिश्रा को UPSC की नई सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग की तो इसके अध्यक्ष हैं इस समय अरविंद सक्सेना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, बेंजामिन नेतन्याहू निम्न में से किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने? तो बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे पहली बार ये कब बने थे? 1996 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इजित्स राबिन की हत्या के बाद जो चुनाव हुए थे उनमें पहली बार नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे और अभी 2020 में 5वीं बार ये इजराइल के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इजराइल की बात करें तो राजधानी जेरूसलम है और मुद्रा यहाँ की शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मनरेगा का बजट हाल ही में कितने हज़ार करोड़ बढ़ा दिया है? तो हमारी वित्त मंत्री के द्वारा मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है और साथ ही लंबे लॉकडाउन के बाद वित्त मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि सभी सेक्टर्स को, निजी क्षेत्रों को खोला जाएगा। मनरेगा की बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। ये एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो कब मनरेगा की शुरुआत हुई? 7 सितंबर 2005 को। ये योजना करती क्या है? तो ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे श्रमिक जो अकुशल हैं उनके लिए साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जो कि प्रतिदिन 220 रुपये की मजदूरी के लिए तैयार हों। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 साल के लिए अपना कितने प्रतिशत वेतन दान करने की घोषणा की है? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ये घोषणा की है कि वो 1 साल तक अपने 30% वेतन का दान करेंगे। थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 साल के लिए अपना वेतन का 30% दान करने की घोषणा की है। रामनाथ कोविंद जी के बारे में देखें तो ये वर्तमान में देश के 14वें राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी ये मेहनत ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।